नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 11 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित है। ये जो हमारा एडिटोरियल है ना, ये आपकी प्रीलिम की इस जो भी टॉपिक है वहाँ पे कवर हो जाएगा और मेंस का ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण एडिटोरियल है और काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके प्रीलिम और मेंस का एक बड़ा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और ये जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था उससे हमने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या, महत्वपूर्ण खनिज क्या है, और इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में आया क्यों है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी भारत सरकार के द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग में दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अभी दो महत्वपूर्ण कदम क्या उठाए गए? पहला कदम उठाया है कि एक 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है और उनको एक स्टेज में रखा गया है, ठीक है। और दूसरा कदम ये उठाया है कि ये जो अब नीलामी होती है ना, जो मिनरल्स ब्लॉक वगैरह की नीलामी होती है, उसमें पहले क्या होता था, प्राइवेट सेक्टर भाग नहीं ले पाता था, तो अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया है। इसके लिए जो एक्ट था उसमें संशोधन भी किया है। तो ये दोनों काम किए गए, इसलिए कॉन्टेक्स्ट है और इसलिए न्यूज़ में आया है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा एक्ट है, उसमें क्या संशोधन किए गए। तो हमारा एक एक्ट है माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957 का एक खान एवं खनिज अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया है। और ये संशोधन किया गया था 2023 में, इसलिए अमेंडमेंट एक्ट 2023 भी कहा गया है इसे। अब इसमें क्या संशोधन किया गया? तो हमारा जो मूल एक्ट था ना, वहाँ का ओरिजिनल एक्ट था, तब वहाँ पे कहा गया था कि किसी भी मिनरल से उसमें अगर कोई नीलामी वगैरह करनी है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए जो राज्य है ना वो काम करेंगे। मतलब नीलामी करनी है तो उसमें राज्य भागीदार होंगे, राज्य ये सब काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भूमिका होगी नहीं। बट 2023 में जो एक्ट है उसमें संशोधन करके कहा गया है कि जो भी लाइसेंस देने हैं, जो नीलामी की प्रोसेस है, जो बीडिंग की प्रोसेस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका वो बढ़ा दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका वो कम कर दी है। अभी भी कुछ मामलों में तो स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका है, जैसे कि कुछ रेयर केस होते हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती, पर मोस्ट ऑफ केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका बढ़ा दी गई है। जैसे कि लिथियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, इनसे संबंधित कोई भी डील करनी है, कोई भी लाइसेंस वगैरह देनी, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम करेगी। तो ये तो इसमें संशोधन किया गया है। अब हम देख लेते हैं रेयर अर्थ को, देख लेते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ कि रेयर अर्थ से संबंधित जो भी नीलामी करनी होती है ना, वहाँ पर पहले राज्यों की भूमिका थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी और प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर इसमें भाग ले पाएंगे। तो रेयर अर्थ होता क्या है, जिसे दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है, जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है? देखो, रेयर अर्थ एक एलिमेंट है, आपको नाम से लगेगा रेयर अर्थ, यानी कि कहीं मिलता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। रेयर अर्थ मीन्स ऐसा नहीं है कि वो मिलता ही नहीं। रेयर अर्थ मिलता तो है, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है, बट ये है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ये जो अर्थ होती है ना, अर्थ को आप अंदर वाला जो भाग होता है क्रस्ट, यहाँ पर होता है। अब इसको यहाँ से प्राप्त करना, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो रेयर अर्थ ऐसा तत्व होता है जो है तो बहुत ही मात्रा में, बट उसे एक्सट्रैक्ट करना कठिन हो जाता है, इसलिए इसे रेयर अर्थ भी कहा जाता है। ये आवर्त सारणी में 17 तत्वों का एक ग्रुप है, 17 एलिमेंट्स है, उसका एक ग्रुप है जिनके रेयर अर्थ कहा जाता है। जैसे स्केडनियम है, पेट्रियम है, ऐसे अलग अलग जो तत्व है उनका एक ग्रुप है जिनको रेयर अर्थ कहा जाता है। तो रेयर अर्थ आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसे तत्व हैं जो है तो अवेलेबल, उनको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है, इसलिए इनको रेयर अर्थ कहा जाता है। यूज़ क्या है इन रेयर अर्थ का? अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, विंड टर्बाइन वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। तो इन सब में जो बैटरीज वगैरह होती हैं उनमें इसका रेयर अर्थ का यूज़ किया, तो यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। आज के टाइम में तो इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हमने देख लिया रेयर अर्थ के बारे में। अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, देख लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, किन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है? क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण खनिज। महत्वपूर्ण खनिज की देखो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं कि इन खनिजों को कहा जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाएगा, बट कुछ क्राइटेरिया है, वो अगर कोई खनिज फुलफिल करता है तो उसे क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में रखा जाएगा। तो क्या क्राइटेरिया? पहला तो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इकोनॉमिक उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो। दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट में हो, नेशनल इंपॉर्टेंस भी हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। नेशनल इंपॉर्टेंस कैसे? जो हमारे राष्ट्रीय है ना, जहाँ की नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें उस मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान हो। तो नेशनल इंपॉर्टेंस की भी हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हो। तीसरा इसमें कंडीशन ये है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड हो, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो, सप्लाई लिमिटेड हो, जैसे ऐसा तत्व जो बहुत ही कम मात्रा मिलता हो, तो सप्लाई उसकी लिमिटेड हो। ये 3 कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है तो उसे क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में रखा जाता है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्रिटिकल मिनरल्स किसे कहा जाता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, ऐसे तत्व कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में रखा जाता है। एक तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की भी हो
और उनकी नेशनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई जिसकी लिमिटेड हो, उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन हो जाती, ये इनके क्राइटेरिया हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण खनिजों की घोषणा कौन करते हैं? अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग जो खनिज होते हैं उनकी घोषणा की जाती है कि ये हमारे देश के जो क्रिटिकल मिनरल्स होंगे वो होंगे। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए में 50 खनिजों को महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया जाता है। वैसे ही जो यूके वगैरह है उनमें अलग अलग खनिजों को अलग अलग नंबर्स में घोषित किया जाता है। भारत में कौन घोषणा करते हैं और कितने खनिजों की घोषणा की गई? इंडिया में है ना, माइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में एक बॉडी है वो घोषणा करती है, खान मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत एक बॉडी है वो घोषणा करती है कि ये है वो महत्वपूर्ण खनिज की सूची में होगा। अब ये बॉडी ने कितने खनिजों की घोषणा करी? तो इस बॉडी ने अभी 30 जो खनिज है 30 मिनरल्स है इनको क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल किया गया। तो भारत में 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल किया गया। किसने किया? ये खान मिनिस्ट्री के अंतर्गत बॉडी है उसके द्वारा ये किया गया है। तो ये 30 मिनरल्स कौन कौन से, क्या इनको याद रखना है? देखो याद तो इतने सारे आपको रहेंगे नहीं, एंटमनी है, बेरियम है, बिस्मुथ है, कोबाल्ट है, इतने सारे आपको याद नहीं। एक बार थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि भारत में 30 मिनरल्स हैं उनको शामिल किया गया है, वो ये मिनरल्स ये है। बस एक बार आप देख लें, रेयर अर्थ है, पोटेशियम है, सिलिकॉन है, निकेल है। ठीक है, तो ये सारे हैं वो रेयर अर्थ की सूची में आते हैं। सारे आपको याद रहेंगे भी नहीं, तो आप थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन बने तो मेंस में सारे का नाम लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो इन 30 को आइडेंटिफाई किया गया है। और एक हमारे जो मिनिस्ट्री के अंदर बॉडी है उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि समय समय पर इस पर पहचान करने के लिए एक अलग से बॉडी भी होनी चाहिए, तो जाके इनको अपडेट करे। अगर जिनकी महत्व बढ़ जाती उनको अपडेट भी कर सकते। अब अभी हम देखेंगे जो अभी वर्ल्ड लेवल है वहाँ पर इसका क्या सीनेरियो है, वर्तमान परिदृश्य में इसका क्या सीनेरियो, कहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो वर्तमान में एक तो इसकी डिमांड में वृद्धि हो रही है, ये जो मिनरल्स हैं इनकी डिमांड में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो एनर्जी सेक्टर में इनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह इनकी मात्रा बढ़ रही है तो इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी उसने भी कहा था कि एनर्जी सेक्टर में जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है इनकी बढ़ावा मिल रहा है, इनकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इनका क्योंकि यूज़ भी बढ़ रहा है। दूसरा है अलग अलग देश है वो पॉलिसी बना के ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में ये ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल का एक्सप्लोरेशन किया जाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास प्रेजेंस हो। साथ ही साथ में कुछ देश हैं उनके पास में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि चाइना है, चाइना के पास में रेयर अर्थ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपने ऑस्ट्रेलिया के पास देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास में लिथियम के बहुत ही बड़े भंडार है। डीआरसी कॉन्गो है, वहाँ पर कोबाल्ट के 75% भंडार है। तो इन देशों के पास में इनकी भंडार बहुत ही बड़े ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब इनके पास में होंगे तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो ये भी देखने को मिलता है। और कुछ टाइम में जो राजनीतिक तनाव वगैरह है ना, जैसे कि यूक्रेन रसिया वॉर है और इजराइल की वॉर चल रही है, चीन अमेरिका का कोई ट्रेड वॉर चल रहा है, इसकी वजह से भी इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है और आपूर्ति में भी दिक्कत देखने को मिली, बिकॉज टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। अब इसका महत्व क्या, सिग्निफिकेंस क्या, हम क्यों इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है? तो सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक वैल्यूज, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे ट्रेवल्स है, परिवहन के साधन है, इंडस्ट्रीज़ है, डिफेंस है, इन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। किसी भी सेक्टर में आपको बैटरी बनानी है तो वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होनी चाहिए। तो क्रिटिकल मिनरल्स की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बाधित होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ में नेशनल सिक्योरिटी उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। कैसे? अगर कोई देश है उसके पास में सारे जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है, सारे जो मिनरल्स है वो अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर वो दूसरा देश है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर भारत को किसी देश से अभी एक्सपोर्ट करना है तो भारत उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो अगर किसी के देश में सारे ही अवेलेबल है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी को भी ये बढ़ावा देता है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए भी ये जो अवेलेबल होना जरूरी है। अगर आपके पास में क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है तो आप इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल नहीं रख सकते, बिकॉज कि अभी हमारा एक टारगेट है कि हमें 2070 तक है ना नेट जीरो का टारगेट है, उसे अचीव करना है। हमारा जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसे 0% लाना है, ये हमारा टारगेट है। बट आपको इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे। प्रयास क्या करोगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दोगे, साथ ही साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दोगे। अगर आपके पास में ये क्रिटिकल मिनरल्स है ही नहीं तो आप इसे कैसे बढ़ावा दोगे? आपके पास में जो इनमें कुछ ना कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी, आपके पास वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं होगी तो आप इसे कैसे बढ़ावा दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आपके पास में ये जो मिनरल्स है उसका होना जरूरी है, और क्रिटिकल मिनरल्स है तो आप एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल भी रख सकते हो। तो ये चीज़ें इसके लिए भी इंपॉर्टेंस होता है। साथ ही साथ में आपको डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी हो जाता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है उसके लिए भी जरूरी हो जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इसके थ्रू प्रमोट होता है। जैसे अभी अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है MSP, मिनरल सिक्योरिटी
ये ग्रुप है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप है, उसमें भारत भी शामिल हुआ है। तो इन दोनों की ये आपस में एक जो कोऑपरेशन का एरिया भी बढ़ जाता है। इन दोनों में भारत वो अमेरिका के साथ में मिनरल्स के सेक्टर में भी कोऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सारे देश शामिल है जो मिनरल्स को MSP ग्रुप है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया था। तो ये भी देखने को मिलता है। अब भारत के सामने कुछ चैलेंजेस है, तो क्या क्या चैलेंज है भारत फेस कर रहा है आज क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में। सबसे पहला भारत के सामने जो चैलेंज है वो भारत के पास में इसका लिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, भारत के पास में सीमित घरेलू भंडार है। ठीक है, भारत के पास में जो भंडार है वो बहुत ही कम है। आप बात करोगे लिथियम है, कोबाल्ट है, जो रेयर अर्थ वगैरह है, ये भारत इसमें बहुत ही सीमित भंडार है। भारत मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट करता है। कुछ मिनरल्स जैसे कि लिथियम है, लिथियम का भारत 100% एक्सपोर्ट करता है। निकेल का 93% एक्सपोर्ट करता है। ये एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा मात्रा में करता है जो भारत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि भारत इतना सारा एक्सपोर्ट करेगा तो भारत का जो पैसे है बाहर जाएंगे, साथ ही साथ भारत दूसरे देशों पर डिपेंडेंस रहेगा। अगर कोई दिक्कत आ गई, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है तो भारत का पूरा जो इंडस्ट्रीज वगैरह ठप पड़ सकती है। तो इसमें ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा भारत में आज इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रहा है भारत, जो रिन्यूएबल एनर्जी उसे प्रमोट कर रहा है। भारत में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हो रही है, तो इसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और भारत के पास में क्रिटिकल मिनरल्स है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रहा है। अमेरिका के साथ एक ग्रुप है भारत का MSP ग्रुप है, उसमें भारत शामिल है। बट उसका सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसमें काफ़ी देश शामिल नहीं है। जैसे कि DRC कॉन्गो, उसके पास में बहुत ही बड़े भंडार है, तो वो उसका पार्ट है नहीं। इंडोनेशिया पार्ट नहीं है, तो भारत उससे डील नहीं कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा चीन का चैलेंज बहुत ही बड़ा है। अब चीन का क्या चैलेंज है, तो चीन में कुछ मात्रा में तो कुछ जो प्रोडक्ट है, कुछ जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी बहुत ही बड़े भंडार है। जैसे रेयर अर्थ है, उसका बहुत ही बड़ा भंडार है, वो देखने को मिलता है। चीन के पास में 50 से 70% रेयर अर्थ का भंडार है। अब चीन की उस पर मोनोपोली है, तो अगर भारत को चीन से वो डील करना है तो चीन की सुननी पड़ेगी। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जहाँ चीन के भंडार नहीं है, जैसे कि कहीं क्रिटिकल मिनरल्स चीन में नहीं है, तो वो अलग अलग देशों में जाके वहाँ पर जो बिडिंग वगैरह होती है किसी भी थ्रू पे, वहाँ पे उस पर मोनोपोली कर लेता है। वहाँ पे जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको एक्सप्लोर कर लेता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ में फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीन तैयार करता है, तो उसको चीन महंगे दाम पे या अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे चीन के बहुत ही बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। जो भी क्रिटिकल मिनरल्स उस एरिया में चीन बहुत ही बड़ा आज एक चैलेंज बन के उभरा है। ठीक है, अब ये तो चैलेंज तो हमने देख ली। अब इसमें क्या समाधान किया जा सकता है, क्या भारत में कुछ क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, तो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है ना उसे इंश्योर किया जाए। हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है ना, उसको आप इंश्योर करो। संसाधनों की उपलब्धता है उसे सुनिश्चित करो। हमारे जो घरेलू भंडार है, जैसे कि अभी हमने जम्मू कश्मीर से लिथियम के जो भंडार है वो खोजे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कहा जा रहा है वहाँ पे भंडार है। जहाँ जहाँ हमें लगता है, जहाँ जहाँ हमें आश्वासन है कि यहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर हमें खोज करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। जहाँ जहाँ हमें घरेलू भंडार मिल सकते हैं वहाँ पे उस पर खोज की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो अलग अलग देशों के जो भी बिडिंग प्रोसेस होता है किसी भी प्रकार से वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना चाहिए और वहाँ पर और प्रोसेस को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा वित्तीय विचार भी करना चाहिए, फंड पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज कि अगर किसी भी मिनरल्स को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए फंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में इतने फंड नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी ना तो भी वो मिनरल्स के सेक्टर में और भी आगे ध्यान दिया जा सकता है। इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। कई ऐसे एरियाज है वहाँ पर है ना, आप बिना टेक्नोलॉजी की मिनरल्स है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, भारत में ऑस्ट्रेलिया में भी एक डील करी है, बट वहाँ पे जो मिनरल्स है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया जाता है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं। रेयर अर्थ जैसे मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, तो उसके लिए आपको पास में हाई टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। तो टेक पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, और एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए। अलग अलग देशों की जो टेक्नोलॉजी उसे अपनाना चाहिए, तो उस पर भी मैंने ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान, जो चीन के चैलेंज जा रहे हैं उन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन चैनल से जो चैलेंज आ रहे हैं उससे सुधार किया जा सकता है। इसके अब भारत ने, ये तो हमने देख लिया क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो भी आप देख लो, आप मेंस में लिख भी सकते हो कि क्या क्या कदम उठाए। तो भारत ने एक थ्री स्टेज की एक संरचना को अपनाया है कि उसके थ्रू जो भी मिनरल्स है उसमें सुधार किया जाएगा। ये सुधार क्या है, तो पहला स्टेज है, इसमें अलग अलग देश है ना, उन्होंने कुछ न कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई होगी, तो उन पॉलिसीज को अध्ययन करना और उसे अपनाने की कोशिश करना। पहला, अलग अलग देशों की पॉलिसीज को अपनाना कि इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई। दूसरा है
अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान करना और उसके लिए आपस में जितनी भी मिनिस्ट्रीज है भारत में उन सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। पहला अलग अलग देशों की जो भी पॉलिसी उसकी पहचान करना, दूसरा अलग अलग जो भी मिनर्स है उसके लिए जो भी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, और तीसरा प्रयास ये किया गया है कि जो भी मिनरल्स है उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश किया जाना। तो ये 3 स्तरीय पहचान करने की कोशिश की गई। उसके अलावा GASI है, उसके द्वारा अलग अलग जगहों पर अन्वेषण किया जा रहा है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में अन्वेषण किया गया था, वहाँ से लिथियम के भंडार मिले हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये अन्वेषण की कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार से वहाँ से जो भी मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये भी कोशिश। इसके अलावा खनिज विदेश लिमिटेड की स्थापना की गई है, ये काबिल की स्थापना की गई। काबिल क्या करेगी, जहाँ पर भी मिनरल्स मिलेंगे, जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग देशों में मिनरल मिल सकते हैं, वहाँ पर जाके ये एक्सप्लोर करेगी, डील करेगी, और वहाँ पे जो भी इनकी कंपनियाँ उनके साथ डील करके ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये हमने देख लिया इनकी भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है। अब फाइनली कंक्लूजन में एक बात कही जा सकती है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, हमारा जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का गोल है उसे अचीव नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। अगर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं, हमने ऊपर देखे चैलेंज, चाइना का चैलेंज है, अवेलेबिलिटी का चैलेंज, इन पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से भी सुधार की आवश्यकता है उसे सुधारों को अपनाना चाहिए। इन सबको देखते हुए हम ज़्यादा ज़्यादा फोकस करेंगे तो एक दिन हम इसमें जो भी हमारा जो कमियाँ है उसे दूर करके हम इसमें सस्टेनेबल हो जाएंगे। हम इसमें हमारे पास इतने भंडार होंगे ताकि हम इससे आसानी से आगे काम कर सकें। तो ये निष्कर्ष देके आप इसका कंक्लूजन दे सकते हो। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। आप इसे पढ़ोगे तो आप इसकी जो भी क्वेश्चन है उसे अच्छे से सारी डायमेंशन में आप इसे कवर कर सकते हो। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।